हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो बेस्ड होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। पहली न्यूज होगी लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन। दूसरी होगी उच्च शिक्षा मंत्री ने G20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं तीसरी न्यूज होगी TTL यानी टाटा टेक्नोलॉजीज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति। और अगली होगी न्यूज PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। अगली न्यूज होगी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन। अब यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 12 फरवरी 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के प्रयास के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कुश्ती के लिए एक उन्नत हॉल तथा एक खेल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। अब इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु हम देखते हैं। लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता NCOE केंद्र महिला कुश्ती एथलीटों के राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां पर भारत की विशिष्ट वर्ग की महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। NCOE लखनऊ में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण के साथ ही इसकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है और अब यहाँ किसी भी समय राष्ट्रीय शिविर में आने वाले खिलाड़ियों सहित 460 एथलीटों के रहने की क्षमता स्थापित हो गई है। नया छात्रावास महिला एथलीटों को समर्पित होगा, जबकि 80 बिस्तरों के मौजूदा 2 छात्रावास इस केंद्र में लड़कों के प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रहेंगे। खेल चिकित्सा केंद्र को मौजूदा मेडिकल सेंटर से अपग्रेड किया गया है और अब इसमें खेल विज्ञान विशेषज्ञों के साथ साथ एक खेल मनोवैज्ञानिक भी होंगे। इस प्रांगण को पूरी तरह से सुसज्जित खेल विज्ञान केंद्र बनाने के लिए यहाँ पर उन्नत बायोमैकेनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने G20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 13 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के होटल सेंट्रम सुशांत गोल्फ सिटी में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई है। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य विभागों एवं संस्थानों के प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन एवं संस्कृति, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वहीं निजी संस्थाओं द्वारा भी अपने डिजिटल स्टॉल लगाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने मॉपल्स इंडिया द्वारा लोकेशन स्पेशल, जिसके माध्यम से लोकेशन प्राप्त की जाती है, सिविल 20 जो स्वयंसेवी संस्थानों के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर शासन को मुहैया कराता है, मिलिंद राज द्वारा निर्मित खेती ड्रोन जो 3 फीट की गहराई तक उर्वरकता की जानकारी मुहैया कराता है, माइटी द्वारा डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मानवीय अनुभवों को साझा किया जाता है, आदि के स्टॉलों पर जाकर बारीकी से अवलोकन किया तथा स्टॉल संचालकों से विस्तार से उनके स्टॉल से संबंधित जानकारी एवं अनुभव भी प्राप्त किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। TTL एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति। अब यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड TTL एवं राज्य सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मध्य तैयार किए गए MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को हस्ताक्षरित कर अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करती है। इस MOA के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड TTL के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, जिन्हें ITI कहा जाता है, इनका उन्नयन किए जाने हेतु राज्य सरकार एवं TTL के मध्य MOA हस्ताक्षरित किया जाएगा। भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन या परिवर्धन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इस MOA के अनुसार TTL का वित्तीय अंश
4,282.9668 करोड़ रुपए एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का अंश जीएसटी सहित 713 करोड़ रुपए एवं प्रत्येक चयनित आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट बिल्ट अप स्पेस, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 477 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए है। इस एमओए की अवधि 10 वर्ष 9 माह है, जिसमें 9 माह परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्धारित है। हस्ताक्षरित किए जाने वाले एमओए में प्रथम 5 वर्ष एवं अगले 5 वर्ष की शर्तों तथा दोनों पक्षों के कार्यों का उल्लेख पृथक से किया गया है। 10 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत किए जाने पर तत्समय विचार किया जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 प्रस्तावों की मांग के अनुसार टीटीएल द्वारा 150 आईटीआई में 11 दीर्घ अवधि के एवं 23 अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। टीटीएल के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश की इन आईटीआई में इन नवीन पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षकों के साथ ही आईटीआई में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को भी दक्ष किया जाएगा। इससे प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कंपनियों में ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग व डीएसटी डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा तथा सफल प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कंपनियों एवं अन्य कंपनियों में अप्रेंटिसशिप या रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। उन्नयन से दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 12 से 15,000 अभ्यर्थी तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 15 से 20,000 अर्थात कुल लगभग 35,000 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। अब यह चर्चा में क्यों रहा? 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, जिसे पीएम मित्र योजना कहा जाता है, इसके अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के अंतर्गत जनपद हरदोई की सीमा के अंदर का कुछ भाग तथा ग्राम व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे रकबा 418.075 हेक्टेयर भूमि पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस भूमि को चिन्हित करते हुए इनमें से हरदोई जनपद की 259.09 एकड़ तथा लखनऊ की 903.07 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुल्क हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित या अधिग्रहण किया जाएगा। इस टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी का गठन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 51% अंश उत्तर प्रदेश सरकार तथा 49% अंश भारत सरकार का होगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत होगा। एसपीवी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। टेक्सटाइल पार्क हेतु एसपीवी का गठन करके संबंधित भूमि एसपीवी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी। भारत सरकार के द्वारा दिए गए अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पीपीपी मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। ये चर्चा में क्यों रहा? 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया। इसके प्रमुख बिंदु हैं
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मांडविया ने कहा, नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। यह मिट्टी को खराब होने से बचाने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ाती है, इसलिए यह किसानों के लिए सबसे अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह सामान्य डीएपी की जगह ले लेगी। नैनो डीएपी से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और यह डीएपी से आधे मूल्य पर उपलब्ध होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह एक वैकल्पिक उर्वरक है। सामान्य यूरिया का उपयोग करने पर केवल 35% नाइट्रोजन उपज द्वारा प्रयोग किया जाता है और अप्रयुक्त यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है और फसल उत्पादन स्थिर हो चुका है, इसलिए भी वैकल्पिक उर्वरकों का चयन किया जाना आवश्यक था। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।